हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रकाश का परावर्तन, प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, और साथ ही साथ गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से सीखेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन ये ऑलरेडी आप लोग क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि दर्पण सूत्र क्या होता है और चिन्ह परिपाटी देखेंगे। दर्पण सूत्र जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था उसको पूरा डिराइव किया जाएगा अगले वीडियो में। तो चलिए फिर आज के वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज का नहीं देखोगे तो फिर अगला समझ में बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों। अब आपको हम बता दें, ये फिजिक्स का पार्ट 2 है और फिजिक्स का पार्ट 2 हम लोग बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि डेली आप लोगों को सेशन दूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। गुरुजी हैं तो संभव है। चलिए बच्चों, सबसे पहले बात हम कर लेते हैं कि आज आखिर क्या होगा। ये सारे के सारे टॉपिक कवर होंगे यहाँ पे, जितने भी सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, और साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक और कवर होगा जो यहाँ पे नहीं लिखा है। चलिए शुरू करते हैं फिर आज के सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकाश क्या होता है। देखो, आप लोग बहुत अच्छे से ये छोटी क्लासेस में भी पढ़ के आए हो कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, जो हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है, मदद करती है। तो अगर एग्जाम में आया कि प्रकाश क्या है, तो तुरंत आप पहली लाइन लिखोगे कि प्रकाश जो है वो एक प्रकार की क्या है बच्चों, एक ऊर्जा है, जो क्या करती है, हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है बच्चों, मदद करती है। ये इतनी सी बात हो गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रकाश जो होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर 12th क्लास में आता है, बहुविकल्पी आता है कि प्रकाश जो होता है वो प्रकाश कौन सी तरंगे होती हैं। तो आपको बताना है कि प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। किस तरीके से चलता है बेटा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और जो हमें क्या करती है, वस्तुओं को देखने में मदद करती है, और साथ ही साथ प्रकाश जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है, इस प्रकाश की जो चाल होती है वो बच्चों, प्रकाश की चाल होती है वो होती है, बहुत अच्छे से हमारी बात को सुनिए। अगर मान लीजिए पूछ लिया जाता है कि प्रकाश किस प्रकार की ऊर्जा है, तो आप तुरंत लिख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। ठीक है, जो फैल रही है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, ये बात आप लोगों ने लिख ली। तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और जिसे बच्चों प्रायः लिखा किससे जाता है, अगर मैं बात करूं कि इसे लिखा किससे जाता है, तो इसे लिखा जाता है बच्चों सी से। ठीक है, इसे हम लोग किससे लिखते हैं, इसे हम लोग सी से लिखते हैं। तो आप यहां लिख सकते हो कि इसे सी से लिखा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड वेट करना। हाँ जी, तो इसे जो है वो सी से लिखा जाता है। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब प्रकाश की ये तो हो गई बच्चों क्या, चाल। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, अगर हम उसके बारे में बात करें तो प्रकाश की जो तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है बच्चों 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि प्रकाश की जो चाल होती है वो अक्सर पूछ ली जाती है किसमें, नैनोमीटर में। तो बहुत सिंपल सा एक हम आपको फॉर्मूला बताएंगे कि मान लो अगर बाई चांस आपसे तरंग दैर्ध्य पूछ लिया गया, एंगस्ट्रॉम में दे दिया गया, एंगस्ट्रॉम आपको नहीं पता है, तो उसके लिए आप पहले जान लो कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, और 1 नैनोमीटर बराबर जो होता है वो होता है बेटा 10⁻⁹ मीटर। बात समझ में आ गई होगी आपको। तो मैं बोल सकता हूं कि नैनोमीटर जो है एंगस्ट्रॉम से क्या है, छोटा है, यह बात आप क्लियर बोल सकते हो। ठीक है, सॉरी बड़ा है। ठीक है, नैनोमीटर, अगर 1 नैनोमीटर की बात करें तो 1 एंगस्ट्रॉम से क्या है, वो बड़ा है, क्योंकि इसकी पावर माइनस में है और वो छोटी पावर है। ठीक, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको नैनोमीटर में बदलना चाहें तो हम बोल सकते हैं 390 नैनोमीटर, बस एक जीरो हटाना है
और उसके बाद लगभग ये 780 नैनोमीटर तक होता है। तो ये हो गई प्रकाश की क्या, तरंग दैर्ध्य। इतनी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। इसके बाद जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है। ये बात तो आपको पता ही है कि प्रकाश जो होता है वो सीधी रेखा में चलता है। आप इसकी स्पीड बढ़ा के वीडियो को देखिएगा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। और ये प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। इसकी चाल इतनी होती है, तरंग दैर्ध्य होती है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। सिंपल सी इतनी सी बात है, ठीक है। मैं उम्मीद है कि आप लोगों को ये बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो प्रकाश क्या है आप लोगों ने देख लिया। देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जानना है स्टार्टिंग में, है ना, क्योंकि किसी चैप्टर को शुरू करने से पहले ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जहाँ पे जरूरत होगी हम आपको नोट्स देंगे, जहाँ पर जरूरत नहीं होगी वहाँ पे हम आपको नोट्स नहीं देंगे। तो जैसे जैसे आपको जरूरत होगी उसी हिसाब से हम आपका काम करते रहेंगे। ओके बच्चों, चलिए आप समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन आखिर क्या होता है। सिंपल सी बात है, मान लो कि कोई भी एक हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, इस तरीके से ये प्रकाश, ये कोई एक दर्पण ले लिया है। अगर ये हमने दर्पण लिया है तो जाहिर सी बात है कि इसमें पॉलिश तो होनी ही चाहिए, ठीक। तो ये हमने क्या ले लिया है, पॉलिश। ये अगर पॉलिश कर लिया तो ये हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों क्या, समतल दर्पण, है ना बच्चों। ये बन जाएगा हमारा समतल दर्पण। अब कोई भी एक प्रकाश की किरण है वो इस तरीके से आ रही है। इस आने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण। इस आने वाली किरण को आपतित किरण कहा जाता है। ये इससे टकराएगी और टकराने के बाद इसका कुछ भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। अब मेरी बात फिर से सुनिएगा। एक बात बता दूं साफ साफ कि जो प्रकाश की किरण आ रही है इसकी जितनी तीव्रता होगी वापस जाने वाली किरण की तीव्रता कम हो जाएगी। मतलब कुछ ना कुछ पार्ट तो ये एब्जॉर्व करेगा ही समतल दर्पण, तभी तो वो गर्म हो जाता है धूप में। बात समझ में आ गई इतनी। तो इसलिए क्या होगा कि इसका कुछ भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाएगा और इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन। इस जाने वाली प्रकाश की किरण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तित किरण। तो ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। अब आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये दोनों जिस बिंदु पर आके ये मिलती हैं, इस बिंदु को हम लोग कौन सा बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु। बहुत अच्छे से मैं सारी चीजें बता रहा हूं बेटा। इसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, ठीक है, कोइंसिडेंस पॉइंट हम बोल सकते हैं। आपतित किरण को हम लोग इंसिडेंट लाइट रे, है ना, और ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे। अब उसके बाद इसके बीच में यहां पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो और ये होती है अभिलंब। इसे अभिलंब क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये यहां पर 90 डिग्री का ऐसे कोण बनाती है, ठीक। यहां पे इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बनाती है, यहां पर भी और यहां पर भी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारी क्या है, एक अभिलंब है जो इस तल के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा, उसको हम लोग अभिलंब बोलेंगे। इसे अंग्रेजी में कहते हैं नॉर्मल। मैं सारी चीजें इंग्लिश में भी बताता रहूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। इस आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है जिसको बोलते हैं आपतन कोण, और इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, अपवर्तन कोण, सॉरी परावर्तन कोण। तो आई वाला हमारा आपतन कोण, आर वाला हमारा परावर्तन कोण, और ये दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। अब हम बात करें कि क्या है प्रकाश का परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। देखो एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगर ये समझ में नहीं आया तो वो समझ में बिल्कुल आएगा नहीं, इसलिए ये सब पढ़ना जरूरी होता है, ठीक है। आने वाले दिनों में हम उसको भी पढ़ेंगे। तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट जाता है और इससे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। सिंपल सी बात है, रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट, ठीक। इसके दो नियम होते हैं। इसका जो पहला नियम होता है वो होता है बच्चों क्या, पहला नियम कि आपतित किरण, आपतित जो हमारी किरण होती है, और दूसरी जो हमारी होती है बेटा आपतित किरण, अभिलंब व परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं।
ये हमारा पहला नियम होता है कि देखो भाई तीनों के तीनों क्या हैं, एक ही तल पर हैं और एक ही पॉइंट पर हैं। ठीक, अच्छा दूसरा नियम जो होता है वो होता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण आपतन कोण और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बना हुआ कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो कोण हमारा आई होगा वो कोण हमारे आर के क्या होगा, बराबर होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रकाश का परावर्तन भी समझ में आ गया, हमें प्रकाश के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई। चलिए आगे हम बात करते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है, इसे समझते हैं। अब सुनो मेरी बात बहुत अच्छे से। मान लीजिए कि ये हमने एक वस्तु बना दी, ठीक है, ये हमने एक बच्चों यहाँ पे क्या बना दिया, वस्तु, ठीक है ना। अब ये जो वस्तु हमने यहाँ पे बनाई है, ठीक, ये कोई एक वस्तु बना दी हमने। अब ये वस्तु है और अब हमने क्या किया, यहाँ से हम ये लाइट रे जो है यहाँ से डाल रहे हैं। ठीक, इस तरीके से ये लाइट रे यहाँ से चलेगी ऐसे, समझिए बच्चों। अब ये लाइट रे जब यहाँ से जाएगी और जाने के बाद इससे टकराएगी और टकराने के बाद वापस ऐसे मान लीजिए कि आ रही है और यहाँ पे कोई भैया छोटकू बच्चा खड़ा है ना, यहाँ पे कोई भी एक छोटकू बच्चा खड़ा है। अब ये छोटकू बच्चा जो यहाँ पे खड़ा है, इस छोटकू बच्चों को की आंखों में ये प्रकाश की किरण आएगी, टकराएगी और उसके बाद ये वस्तु उसको दिखाई देने लगेगी। ठीक, लेकिन अब क्या एक ही प्रकाश की किरण आती है और ये वस्तु दिखाई देने लगती है? नहीं, वास्तव में होता क्या है कि एक से ज़्यादा प्रकाश किरणें आ रही होंगी, ऐसे आ रही है मान लो, ठीक, और आने के बाद ये प्रकाश की किरणें जहाँ पे आके टकराती हैं, अब ये यहाँ पे आके ऐसे टकराएंगी इसकी आंखों पे। ठीक, अब कौन सा नियम लगा हुआ, धीरे धीरे करके आगे तुम सीखोगे, तभी ये वस्तु दिखाई देगी। इसका मतलब है कि कोई भी अगर प्रतिबिंब बनेगा तो प्रकाश की किरणों को का मिलना जरूरी है, प्रतिच्छेद करना जरूरी है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो इतना समझ में आया, आगे हम बढ़ते हैं। समझिए बच्चों, ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बच्चों कैसा, वास्तविक, और एक होता है बच्चों कैसा, आभासी। मैं बहुत अच्छे से सारी चीजें बताऊंगा। एक होता है बेटा वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है बेटा कैसा, आभासी प्रतिबिंब। अब सुनिएगा मेरी बात, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे प्रतिबिंब क्या होता है ना। तो किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, सिंपल सा लिखना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, कि ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो गया हमारा आभासी प्रतिबिंब। अब वास्तविक प्रतिबिंब के अंदर लिखना है कि जब प्रकाश की किरणें वास्तव में आके मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। याद रखना कि जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनना प्लीज। ओ माय गॉड, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। अब मैं इसको जरा लॉक कर लूँ, एक सेकंड रुकना मेरे बच्चों, नहीं तो बार बार ये होगा। ठीक, मैं लॉक करना इसको भूल गया। ठीक है, चलो अभी क्लियर है ना। अब देखो, ये जो हमारा कौन सा प्रतिबिंब है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक, ये प्रतिबिंब अभी तो कैसा बन रहा है, तुम्हें वास्तव में मिलती हुई प्रकाश किरणें दिखाई दे रही है, समझ लो वास्तव में बन रहा है। ठीक, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। अब सुनो मेरी बात, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, ये वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है बेटा, उल्टा। ये कभी भी सीधा प्रतिबिंब नहीं बनेगा, ये बात क्लियर कर लो। आभासी प्रतिबिंब, जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत हो, तब वो जो प्रतिबिंब बनेगा बच्चों कैसा, आभासी प्रतिबिंब। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, आभासी प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। बात समझ में आ गई? तो ये चीजें आपको अच्छे से कॉपी में लिख लेनी है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। मैं आप लोगों को नोट्स देने की भी बहुत जल्दी कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे, आप आराम से नोट वहां से कर लेना। तो वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है और आभासी प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये सिंपल सी बात है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, हमें उम्मीद है। ठीक, तो ये इमेज कितने टाइप की होती है, दो टाइप की, एक वास्तविक दूसरा आभासी। वास्तविक को रियल इमेज कहते हैं, आभासी को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड इमेज एंड वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज डायरेक्ट इमेज, दैट इज अपराइट इमेज, है ना। तो इतना भी समझ में आ गया होगा। चलिए आगे समझते हैं कि भाई गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक, इसे अब ऐसे समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक ये कांच का खोखला गोला है। ठीक,
ये क्या बना दिया सर ने, ये कांच का सर ने एक खोखला गोला बनाया। ठीक, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, कुछ ज़्यादा बड़ा बना दिया सर ने। ये कांच का खोखला गोला बनाया और इस खोखले गोले को सर ने अब क्या किया, इसको बीच से ऐसे कट कर दिया, ऐसे। ठीक, जब सर ने इसको कट किया तो कट करने के बाद इसका कुछ भाग सर ने इस तरीके से, ये इस तरफ वाला है वो बाहर निकाल लिया ऐसे। ठीक, ऐसे निकाल लिया। उसके बाद सर ने बोला कि चलो इसी भाग को हम ऐसे भी रख सकते हैं, मतलब एक बार ऐसे रखा एक बार ऐसे रखा, यार कोई दिक्कत नहीं है, पलट के रख लो। अब सर ने क्या किया कि इसका जो अंदर वाला हिस्सा था उसमें सर ने कर दी पॉलिश। ठीक, और इसके बाहर वाले हिस्से में सर ने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो जब सर ने इसके अंदर वाले हिस्से में पॉलिश किया तो ये जो दर्पण बन गया, ये बन गया उत्तल दर्पण। अच्छे से मेरी बात को समझना। और जब सर ने इसके अंदर वाले तल में, बाहर वाले तल में क्या कर दी, पॉलिश कर दी, तो ये बन गया हमारा कैसा दर्पण, अवतल दर्पण। हमें उम्मीद है आपको ये बात क्लियर समझ में आ गई होगी कि क्या होता है अवतल दर्पण और क्या होता है उत्तल दर्पण। ठीक, अब ये कांच का एक खोखला गोला है, ये कांच का एक क्या है, खोखला गोला है, जिसको काट कर उसके एक तल पर पॉलिश कर दी जाती है, फिर हमें गोली दर्पण प्राप्त हो जाता है। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। समझ गए। जब कांच के खोखले के अंदर वाले हिस्से में, या बात करें कि कांच के ये जो खोखला गोला है इसका कटे हुए भाग के अंदर वाले हिस्से में पॉलिश करते हैं तो ये उत्तल दर्पण बन जाता है, और जब हम बाहर वाले तल पे पॉलिश कर देते हैं तो ये अवतल दर्पण हो जाता है। ये दो प्रकार के दर्पण हो गए। पहला हमारा दर्पण हो गया अवतल और दूसरा हो गया हमारा कैसा बच्चों, उत्तल दर्पण। तो क्या होता है गोली दर्पण, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक, समझ में आ गया दर्पण। चलिए अब हम क्या करते हैं, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं एक एक करके। अब मान लीजिए कि हमने यहां पे बनाया ये कौन सा दर्पण, अवतल, और ये बनाया उत्तल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखना, ये ऊपर वाला चलो उत्तल बना दिया सर ने, और ये सर ने बना दिया क्या, ये बना दिया अवतल। ठीक, अब उसके बाद उत्तल और अवतल, किसी भी दर्पण के बीच वाले बिंदु को, किसी भी दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा दर्पण का ध्रुव P, और ये भी हमारा बन गया दर्पण का ध्रुव बच्चों क्या P। समझ में आ गई इतनी बात। ये भी क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव P है, और ये भी क्या है बच्चों, दर्पण का ध्रुव P है। ये वाला जो हमारा दर्पण है ये कैसा दर्पण है बच्चों, उत्तल दर्पण है, और ये वाला जो दर्पण है ये कैसा दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, किसी दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो पहली परिभाषा तो यहां से क्लियर हो गई कि दर्पण का ध्रुव। ओके बच्चों, अब दूसरा समझो, दर्पण का ध्रुव तो समझ में आ गया, दूसरा समझिए। अब हमने क्या किया कि ये जो दर्पण है, जब ये दर्पण ऐसे रख के प्रकार आप ऐसे बनाए होंगे ऐसे, ठीक, या ऐसे रख के आप ऐसे बनाए होंगे, तो आपको जो ये वाला केंद्र दिखाई दे रहा है, ये केंद्र किसका था, खोखले गोले का। ये जो केंद्र होता है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वक्रता केंद्र। तो परिभाषा क्या बनेगी सर फिर यहां से, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो एक चीज तो क्लियर हुई कि इस गोले का जो वक्रता केंद्र होगा वो इस तरफ होगा, और इसका जो वक्रता केंद्र होगा वो इस तरफ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना अच्छे से। अब सर ने क्या कर दिया, इस वक्रता केंद्र का यहां पे नाम बता दिया, और ये नाम इन्होंने कहा कि C। इसे हम किससे लिखते हैं, C से। तो ये बन गया हमारा वक्रता केंद्र। बोलो समझ में आ गई इतनी बात। ठीक, वक्रता केंद्र निकल गया, दर्पण के ध्रुव को P से लिखते हैं, वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं। इतना क्लियर हो गया। उत्तल दर्पण भी समझ गए, अवतल दर्पण भी समझ गए, आसानी से आपको समझ में आ गया। अब क्या बताने जा रहे हैं सर, अब अच्छे से ये चीज समझना। ठीक, देखो अब हम वक्रता त्रिज्या को समझेंगे। ये जो बना दी हमने, ये क्या है, वक्रता त्रिज्या। सर ये वक्रता त्रिज्या क्यों हो गई, कांच का खोखला गोला
या मैं बात करूं गोली दर्पण, जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बात समझ में आ गई? एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, क्लियर? तो अब ये बात समझ में आ गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता, सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता के, रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या। ठीक, अब इसको हमने क्या कर दिया, इसको हम लोग लिखते किससे हैं? आर से। तो यहां पर हो गया हमारा क्या? आर। ठीक, तो हमने तीसरी परिभाषा भी आप लोगों को बता दी, क्या? वक्रता त्रिज्या। ओके, अभी आप ऐसे ही समझो, नोट्स में बाद में लिख लेना, आपको टेलीग्राम पे नोट्स फ्री में मिल जाएगा। तो ये हमने इतनी बात क्लियर कर दी, उत्तल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया। अब सुनो मेरी बात अच्छे से प्लीज। अब क्या हुआ? अब क्या हुआ, एक ऐसी रेखा खींची जो दर्पण के ध्रुव से जा रही थी और साथ ही साथ कहां से जा रही थी? इसके वक्रता केंद्र से जा रही थी, जिसको हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो मैं लिख सकता हूं कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक, तो हमने क्या निकाल दिया? मुख्य अक्ष। फिर से मैं परिभाषा बता रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं बच्चों, मुख्य अक्ष क्या होगा? दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से जाने वाली रेखा उस दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। इस चित्र में एक्स, एक्स डैश, एक्स और एक्स डैश, ये हमारी क्या हो गई? ये इसका मुख्य अक्ष हो गई। बात समझ में आ गई होगी इतनी। ठीक, ये परिभाषा बन गई। अब चौथी ये परिभाषा हो गई। अब 5 नंबर परिभाषा, और एग्जाम में कुछ आए या ना आए, ये परिभाषा जरूर आती है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10th में भी थी और यहाँ पर भी है, और ये है मुख्य फोकस। ठीक, ये है मुख्य फोकस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। अब अच्छे से मेरी बात को प्लीज सुनिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या किया सर ने, ये प्रकाश की किरण थी, ऐसे जा रही थी। जो मेरा उत्तल दर्पण होता है उसका जो नेचर होता है वो ये होता है कि ये प्रकाश की किरणों को ऐसे ऊपर की ओर मोड़ देता है। तो जो प्रकाश की किरणों को ऊपर की ओर मोड़ देता है, हम कहें फैला देता है, उसका नेचर होता है अपसारी। तो उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है। उत्तल लेंस अभिसारी लेंस होता है, याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है, जो प्रकाश की किरणों को फैला देता है। फैलाने वाले को अपसारी, मिलाने वाले को अभिसारी। तो उत्तल दर्पण अपसारी दर्पण होता है, समझ गए? अब ये प्रकाश की किरणों को क्या कर रहा है, ये प्रकाश किरण समांतर आ रही है, इसने इसको फैला दिया। लेकिन अगर हम इस प्रकाश की किरण को पीछे मिलाना शुरू करें ऐसे, तो ये किसी एक बिंदु पे जाके मिलेंगी, और इस बिंदु को हम लोग एक नाम देते हैं, और ये जो हमारा बिंदु मिल जाएगा हमको यहाँ पे, ये बिंदु हमारा बन जाएगा बच्चों एफ। बात समझ में आ गई? तो मैं बोल सकता हूं कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। परिभाषा मैंने पूरी बोल दी है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद, ये परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम मुख्य फोकस बोलते हैं। ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। बात समझ आ गई? चलो, अच्छा, एक चीज तो क्लियर हुई कि ये मुख्य फोकस को हम किससे लिखते हैं? एफ से। यह मुख्य फोकस मैंने आपको 2 तरीके से बताया। एक बताया मैंने किसका? उत्तल दर्पण का, और एक बताया मैंने कैसा? अवतल दर्पण का। अभी अवतल का मैं बना के दिखाऊंगा, अवतल दर्पण। ठीक, अवतल दर्पण का, ये सही से लिख लेना बेटा। ठीक, अब सुनो, ऐसे ही अब प्रकाश की किरणें इसके सामने से आएंगे ऐसे। अच्छा, इसका काम क्या है? देखो, झुका हुआ बना है तो झुका देगा, और ये जिस पॉइंट से आके प्रकाश किरणें गुजरेंगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ये ऐसे आ रही हैं, इससे गुजर रही हैं, इस पॉइंट को हम बोलेंगे एफ। बात समझ में आ गई? आर क्या था तुम्हें पता है? अभी मैं मिटा देता हूं आर, नहीं तो तुम कंफ्यूज होते रहोगे। ठीक, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? एफ। अच्छा, एक बात तुम्हें यह चीज यहां से पता चल रही है कि जो उत्तल दर्पण है उसका फोकस जो है वो कैसा है? आभासी। ध्यान से सुनो, देखो, आभासी फोकस मिलता है, और जो अवतल दर्पण है उसका फोकस जो मिलता है वो कैसा मिल रहा है बेटा? वो वास्तविक फोकस मिल रहा है।
क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आ गया कि क्या होता है फोकस? आसानी से, कोई समस्या नहीं है। यही वजह है, अभी धीरे धीरे जब चिन्ह परिपाटी पढ़ोगे तो सीधी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि भाई वो पॉजिटिव क्यों, वो उसका हमेशा पॉजिटिव क्यों होता है, इसका हमेशा निगेटिव क्यों होता है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे करके पता चलेंगी आगे आने वाले टाइम में। छठे नंबर की परिभाषा, और यह है फोकस दूरी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से। ये क्या होता है? सिंपल सी बात है, फोकस दूरी को हम क्या बोलेंगे? P और F के बीच की दूरी फोकस दूरी है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं कि P व F के, F कैपिटल होना चाहिए ना, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, इसको हम क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। आसान था, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। चलो एक बार जल्दी से प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लो आप लोगों को अगर लेना है तो। ठीक, 6 परिभाषाएं हमने बता दी, वक्ता केंद्र, वक्ता त्रिज्या, ध्रुव बता दिया, मुख्य अक्ष बता दिया, सारी चीज़ें बता दी। चलो अब एक चीज़ और रह गई है, और वो है 7 नंबर, दर्पण का द्वारक। देखो दर्पण का द्वारक क्या होता है ना? अपर्चर ऑफ द मिरर अंग्रेजी में बोलते हैं। जैसे जितना भाग दर्पण का, जैसे मान लो ये हमने गोली ऐसे खोखला गोला लिया, हमने इसमें पॉलिश कर दिया ऐसे, तो प्रकाश किरण अगर ऐसे आएगी तो झमक से निकल जाएगी, लेकिन अगर ऐसे आएगी तो इस पॉलिश की वजह से ये ऐसे फैल जाएगी, है ना। ये बात क्लियर है? तो मैं बात करूं कि प्रकाश के गोली दर्पण का वह भाग जिसमें प्रकाश का परावर्तन हो सके उसको हम क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक बोलते हैं। इसको देखो, अगर पूरे भाग में पॉलिश है तो इसमें जो दर्पण का द्वारक बनकर आएगा वो ये बनकर आएगा, ये बनकर है। सीधे सीधे बनाना है ऐसे करके, ठीक, नहीं तो बोलोगे सर ये क्या बना दिया आपने, ऐसे, ठीक, ऐसे। आ रही ना बात समझ में? अगर इसमें बात करें हम दर्पण के द्वारक की तो ऐसे होगा। बात समझ आ गई? अच्छा, इसको लिखने के लिए हम यूज कर सकते हैं m डैश, तो हम यहां लिख सकते हैं m, और यहां पर m डैश, यहां पर m, और यहां पे m डैश। बताओ ये सारी परिभाषाएं समझ में आ गई? ध्रुव क्या है, वक्ता केंद्र क्या है, वक्ता त्रिज्या क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, दर्पण का द्वारक क्या है। ठीक, आसानी से क्लियर हो गया। चलिए अगला जो हमारा वो है वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध। चलो यहीं पे देखो जरा ध्यान से, ये फोकस दूरी ये इतनी दूरी होती है, वक्ता त्रिज्या ये पूरी की पूरी होती है। बात समझ में आ गई? क्लियर? इसको हम चित्र द्वारा समझते हैं। सबसे पहले मान लो हमने एक ये बनाया ऐसे दर्पण, ऐसे, ठीक। अब इसके बाद इसमें ये बनाया हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हमारा P पॉइंट हो जाएगा, और ये पॉइंट मान लीजिए हमारा C, ये वाला पॉइंट मान लीजिए हमारा C हो गया, और ये पॉइंट हमारा F हो गया। ठीक, ये बात समझ में आ गई? तो मैं बोल सकता हूं कि चूंकि जो PF की दूरी है वो बराबर है किसके? FC के, इसलिए मैं बोल सकता हूं कि PF बराबर कितना है बच्चों? PF की दूरी जिसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी F, और FC जो हमारी हो जाएगी वो मैं बोल सकता हूं कि जो FC होगी वो भी हमारी इसी दूरी के बराबर होगी कि नहीं होगी? ठीक, चलो इतना क्लियर हुआ अभी। तो यहां तक मैं वैसे बोल सकता हूं, और इसके बाद मैं बोल सकता हूं कि अगर PF और FC आपस में जोड़ दिए जाए तो PC बन जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं कि PF की दूरी को अगर मुझे निकालना पड़े तो मैं PC की दूरी में डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो हमें PF पता चल जाएगा। अतः मैं बोल सकता हूं कि PF तो हमारा F होता है, और जो PC होता है वो हमारा R है, और ये हमारा 2 बन जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई? तो यहां से एक चीज़ का ये पता चला कि जो हमारी फोकस दूरी होती है उसको निकालने के लिए हमें वक्ता त्रिज्या को आधा करना पड़ता है। तो यहां से मुझे पता चला कि वक्रता त्रिज्या को आधा करने पर हमें फोकस दूरी मिलती है।
हमें उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब मैं एक बार पूरे जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया है उसकी सारी समरी कर देता हूँ ताकि आप लोग को सारा चीज़ कोई भी चीज़ समस्या ना हो। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमें क्या करती है, वस्तुओं को देखने में मदद करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। इसकी तरंग दैर्ध्य लगभग 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अगर मुझे इसको नैनोमीटर में बदलना पड़ जाए तो मैं बोल सकता हूं कि 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक होता है। और साथ ही साथ मैं बोल सकता हूं कि प्रकाश जो होता है वो एक सीधी रेखा में चलता है। ये सारे पॉइंट्स हमने प्रकाश के बारे में पढ़े। एक चीज मैं आप लोगों को यहां पे और बताना चाहूंगा, देखो बच्चों ध्यान से सुनना। 1 एंगस्ट्रॉम जो बराबर होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर। मैं बोल सकता हूं कि 10⁻⁹ और 10⁻1 × 10⁻⁹ और ये मीटर ही रहेगा, ऐसे लिख सकता हूं, 9 × 1 10 हो जाएगा। अच्छा, इसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं नैनोमीटर, और ये हो जाएगा 10⁻⁻1 और ये हो जाएगा 1 एंगस्ट्रॉम। ये एक रिलेशन है एंगस्ट्रॉम और नैनोमीटर के बीच में, जो कि हमने आपको इस तरीके से बताने की कोशिश की। तो प्रकाश क्या है समझ में आ गया होगा, इसके गुण भी देख लिए। अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में बात करेंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी समतल दर्पण से आकर टकराती है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की आने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण, प्रकाश में दर्पण से टकराने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। टकरा के वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इस तल के ऊपर एक लंब डाल दिया जाता है जिसे हम लोग अभिलंब कहते हैं, अंग्रेजी में इसको नॉर्मल कहते हैं। ये तीनों जहां पे मिलते हैं उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि आपतित किरण समतल दर्पण के जिस बिंदु पे आके मिलती है उसे हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। इस प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा नियम कहता है कि प्रकाश की आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बना हुआ कोण आपतन कोण कहलाता है, और प्रकाश के अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना हुआ कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और दूसरे नियम के अनुसार ये दोनों के दोनों आपस में कोण बराबर होते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमने देखा प्रकाश के परावर्तन में। इसके बाद फिर हम लोगों ने बच्चों बात की कि प्रकाश का जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो मैंने बताया कि प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश की किरणों का प्रतिच्छेद करना जरूरी है। तो जहां पे प्रकाश की किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती हैं, वहां पे हमें एक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जब 2 प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो वहां पे हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा प्रतिबिंब होता है। ये कभी भी सीधा नहीं बन सकता, चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि जब प्रकाश की किरणें हमें मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस जगह पर आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतिबिंब बनता है। सिंपल सी बात थी। इसके बाद हम अगर बात करें गोलीय दर्पण क्या होता है, तो मैं बात करूं कि एक कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक भाग पर पॉलिश कर दी जाए, एक भाग पर पॉलिश कर दी जाए तो हमें गोलीय दर्पण प्राप्त होता है। ये गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। यदि हम धसे हुए भाग पर पॉलिश कर दें और उभरे हुए तल को हम लोग परावर्तक तल बनाएं तो उसको हम लोग उत्तल दर्पण बोलते हैं। यदि हम लोग उभरे हुए तल पर पॉलिश कर दें, धसे हुए तल को परावर्तक तल बनाएं तो हमारा अवतल दर्पण प्राप्त होता है। इससे संबंधित हम लोगों ने यहाँ पे कुछ परिभाषाएं पढ़ी। पहली परिभाषा हमारी है दर्पण का ध्रुव। किसी दर्पण के बीच के बिंदु को या मध्य बिंदु को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अंग्रेजी में इसे पोल कहा जाता है, इसीलिए हम लोग इसको पी से लिखते हैं। दूसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी कि दर्पण का केंद्र क्या होता है, सॉरी वक्ता केंद्र क्या होता है। कांच का खोखला कोई दर्पण या कोई भी दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं। दूसरी चीज हमने पढ़ी कि वक्ता त्रिज्या क्या होती है। कांच का कोई दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्ता केंद्र कहते हैं, और उसी प्रकार उसी गोले की त्रिज्या को वक्ता त्रिज्या कहते हैं। अंग्रेजी में से कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसीलिए हम लोग इसको कैपिटल आर से लिखा जाता है, हम लोग लिखते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा मुख्य अक्ष क्या होता है। बात की हमने मुख्य अक्ष की, तो दर्पण के वक्ता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। इसके बाद हमने बात किया मुख्य फोकस की, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैंने लिखा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली गुलाबी ये प्रकाश की किरणें परावर्तित होने के बाद
जिस बिंदु पर मिलती हैं, जैसे ऊपर मिल रही हैं नीचे मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या, मुख्य फोकस। फिर से बोल रहा हूं कि किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उससे हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। ये सब लिख भी सकते हो तुम ऐसे ही। फिर उसके बाद इसे कैपिटल एफ से लिखा जाता है और इसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या होता है, किसी दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दर्पण के द्वारक की। तो दर्पण का द्वारक, किसी दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। सिंपल सा तुम लिख सकते हो, लेकिन अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो किसी दर्पण का वह भाग जिसमें परावर्तन संभव हो सके उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। प्रायः किसी भी दर्पण के व्यास से थोड़ा छोटा होता है। बात समझ आ गई, क्योंकि व्यास यहां से जाएगा ऐसे। आ रही बात समझ में? इतनी सारी चीजें देखी और इसके बाद हमने बात किया कि दर्पण की वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में संबंध। तो सिंपल सी बात है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी को प्राप्त करने के लिए हम उसकी वक्ता त्रिज्या को आधा कर देंगे। इसका मतलब इस पीसी दूरी के आधे को हम लोग बोलेंगे क्या, फोकस दूरी, जो कि यहां से यहां तक हो गई हमारी क्या, कैपिटल आर, और इसके बाद यहां से यहां तक हो गई हमारी स्मॉल एफ। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आज का सेशन अच्छा लगा होगा आपको। ठीक है, चलिए अब मुझे बताइएगा, आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है कि मैं ऐसे नोट्स ना लिखूं, जल्दी जल्दी से ऐसे ही पढ़ाऊं। ठीक है, जहां पे जरूरत होगी मैं नोट्स लेके आऊंगा, जहां पे लगेगा कि बहुत ज़्यादा लिखना है, जैसे अभी सूक्ष्मदर्शी वगैरह पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा नोट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उस केस में हम आपके लिए नोट्स लेकर आएंगे। लेकिन ऐसे अगर ये छोटे आसान टॉपिक होंगे तो हम बिना नोट्स के आपका काम चला देंगे। और हाँ, नोट्स आपको बाकी का टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बाकी जाके वहाँ से डाउनलोड कर लेना। चलिए, नोट्स कैसे डाउनलोड होगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहां से नोट्स को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद जब वहां से आपको आराम से आपका नोट्स जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। बाकी आपको सेशन अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपका मन करे तो आप कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको कैसा लगा है सेशन। बाकी आप ये हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हो, लेकिन ओनली व्हाट्सअप, नॉट कॉल। ओके, आप आराम से कोई भी दिक्कत हो इस पे मैसेज कीजिए, कुछ समय बाद आपको रिप्लाई मिलेगा। सेशन अच्छा लगा है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जा सकते हैं, गुरुजी हैं तो संभव है। लेकिन साथ ही साथ आप, आज का टास्क है कि आप जो है कम से कम 3 इमोजी के साथ स्माइली वाली कुछ लिखकर जरूर जाओगे, ताकि मुझे पता चलेगा कि आपने इस सेशन को ईमानदारी के साथ, जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप भी कर रहे हो। ठीक है, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, देखो मेहनत तो मैं उतनी ही कर रहा था उतनी ही कर रहा हूं जितनी पहले करता था। अगर ये वीडियो पहले 1000 बच्चे देखते तो अभी तो 500 क्यों, सवाल है। लेकिन मानता हूं मैं कि रेगुलर वीडियो ना देने की वजह से ये ऐसा हुआ। बट एक बात मुझे बताओ, किसी भी इंसान के लाइफ में एक दिन एक जैसे नहीं होते। ठीक है, और मैं अकेला हूं, मेरी कोई टीम नहीं है, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानते हो। बैकएंड में कैमरे की क्या चल रहा है ये सब मैं अकेले मैनेज कर रहा हूँ, सारी चीज़ें अकेले कर रहा हूँ, कोई भी टीम नहीं है। क्योंकि मैं ऐसे एरिया से हूँ जहाँ पे अगर लोगों को मैं अपने साथ जोड़ना भी चाहूँ तो वो पहले ये पूछते हैं कि कितना दोगे। सच्चाई यही है। ठीक, मैंने बहुत लोगों से बात किया, बहुत लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अभी कुछ भी सही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलिए फिर ठीक है, जल्दी जल्दी से आप लोग जो है अपना कोर्स कवर कर लो। अगले वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे पहले बता देते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे चिन्ह परिपाटी की, और साथ ही साथ हम बात करेंगे दर्पण सूत्र की, जो कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v वाला जो निगमन है वो पूरा का पूरा करके दिखाएंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, मौज करते रहो। ठीक है, चलो।